स्वागत है दोस्तों, कैसे हैं? झमाझम हम लोगों ने सो फार 25 मार्क्स प्लस सीरीज में अपने इंश्योर कर लिए हैं, लेकिन वो जो 25 मार्क्स हैं वो थोड़े से अधूरे हैं, पूरे नहीं हैं, क्योंकि एग्जाम में एवरेज ड्यू डेट का एक और भाई है अकाउंट करंट। ये दोनों में से कोई एक चैप्टर आता है, या अगर दोनों आ जाते हैं तो बोलता है इनमें से कोई एक करो। यानी 5 नंबर के लिए या तो एवरेज ड्यू आएगा या अकाउंट करंट आएगा। तो हम एवरेज ड्यू कर चुके हैं, अकाउंट करंट कर ले तो फिर एकदम ठप्पा लगा के बोलेंगे कि बॉस 25 हो गए। तो चलिए सरकार, अकाउंट करंट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। मालिक, अकाउंट करंट चाहिए क्यों? मतलब क्यों चाहिए? तो सर सिंपल सा आंसर है कि अकाउंट करंट हम इसलिए बना रहे हैं ताकि हम दो पार्टीज के बीच में जो ट्रांजैक्शन हुए हैं और उस ट्रांजैक्शन से जो इंटरेस्ट अराइज हो रहा है उसकी कैलकुलेशन को आसान बना सकें। खासतौर से समस्या तब आती है जब ट्रांजैक्शन में रिकॉर्ड आज कर रहा हूं लेकिन उसका पेमेंट का ड्यू डेट कोई और है। मुझे बिल मिल गया तो बिल तो रिकॉर्ड आज हो जाएगा, लेकिन उसका पेमेंट तो 3 महीने बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद आएगा। तो मतलब ये हुआ कि ट्रांजैक्शन खाते में रिकॉर्ड आज हो रहे हैं, लेकिन फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट उनकी ड्यू डेट अलग अलग है। तो ऐसे केस में इंटरेस्ट की कैलकुलेशन बहुत तकलीफदेह हो जाती है। माल बेचा और रिटर्न आ गया, अब उसका इंटरेस्ट कैसे खिलेंगे? तो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट की कैलकुलेशन दो पार्टीज के बीच में जब न्यूमरस ट्रांजैक्शन हो, इस बात पे जोर दीजिएगा माय लॉर्ड, न्यूमरस ट्रांजैक्शन हो, 5-6 तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर 3 महीने में, 6 महीने में 20 ट्रांजैक्शन है और उनकी ट्रांजैक्शन डेट और ड्यू डेट सेम नहीं है, तो ऐसे केस में डेट का अरेंजमेंट करना, फिर उस पर ब्याज का कैलकुलेशन करना बहुत तकलीफ दे देता है। तो उन्हीं सारी तकलीफों को आसान करने के लिए, उन्हीं सारी तकलीफों से निजात पाने के लिए ये सिस्टम अकाउंट करंट सिस्टम लेकर आया गया, जो बेसिकली सिंपल भाषा में बोले तो हमारी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करती है। और सरकार, इस पर्टिकुलर सिस्टम में हमारे पास इंटरेस्ट कैलकुलेट करने की 3 मेथड्स हैं। पहली है इंटरेस्ट टेबल मेथड, दूसरी है प्रोडक्ट मेथड और तीसरी है बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट मेथड। बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट मेथड का यूज बड़ा स्पेसिफिक है। वो मेथड हमें तभी यूज करना है जब हमारे पेबल और रिसीवेबल, डिपॉजिट और ओडी, पेबल और रिसीवेबल पर ब्याज का रेट अलग अलग हो। यानी डेबिट बैलेंस पर ब्याज का रेट अलग है और क्रेडिट बैलेंस पर ब्याज का रेट अलग है। इन दैट केस ओनली वी विल फॉलो बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट मेथड। अगर डेबिट और क्रेडिट बैलेंस पर ब्याज की रेट सेम है तो आइदर वी विल फॉलो सिंपल इंटरेस्ट टेबल मेथड और वी फॉलो प्रोडक्ट मेथड। सरकार, इंटरेस्ट टेबल मेथड और प्रोडक्ट मेथड में इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे किया जाएगा? तो उसका बहुत सिंपल आंसर है मालिक। हम जो अकाउंट करंट बना रहे हैं, बेसिकली बोलते हैं अकाउंट करंट इज अ रनिंग स्टेटमेंट। यानी ये खाता नहीं है, ये अकाउंट है, खाता नहीं है, अकाउंट है। तो मालिक, ये अकाउंट करंट सिस्टम में हम एक स्टेटमेंट बना रहे हैं। फॉर्मेटिंग, डिजाइनिंग इसकी अकाउंट जैसी होगी, लेकिन एक्चुअली ये अकाउंट नहीं है, इस बात को ध्यान रखा जाए। अकाउंट करंट स्टेटमेंट इज अ रनिंग स्टेटमेंट rendered by one party to another party to simplify the calculation of interest। तो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम अकाउंट करंट सिस्टम फॉलो करते हैं। तो मालिक, अगर हम इंटरेस्ट टेबल या प्रोडक्ट मेथड से इंटरेस्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसका फॉर्मेट क्या होगा, जरा जल्दी से देख लेते हैं। यस मालिक, ये जो स्टेटमेंट बनेगा ये बनेगा बिल्कुल अकाउंट के फॉर्मेट में। अच्छा, अकाउंट में हमारे कौन कौन से कॉलम होते हैं, कुछ याद करो। सबसे पहला कॉलम होता है डेट कॉलम, फिर होता है पर्टिकुलर कॉलम और तीसरा होता है अमाउंट कॉलम। अब देखो, आपको मैंने हाईलाइट कर रखा है ग्रीन कलर के हाईलाइटर से, ये मेन कॉलम होते हैं जो एक नॉर्मल अकाउंट में आते हैं। लेकिन हम ये क्यों बना रहे हैं? तो सरकार, बहुत सिंपल सा आंसर है, टू कैलकुलेट और टू सिंप्लीफाई द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। तो यहां पर इसी कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए इसी फॉर्मेट के अंदर 3 और एक्स्ट्रा डमी कॉलम इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। 3 एक्स्ट्रा डमी कॉलम इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। पहला डमी कॉलम हमारा आएगा डेट के साथ, यानी अब डेट के 2 कॉलम होंगे, एक होगा ट्रांजैक्शन डेट और एक होगा ड्यू डेट। ट्रांजैक्शन डेट कॉलम इज मेंट टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन, यानी ट्रांजैक्शन जिस दिन हुआ उस दिन रिकॉर्ड करने के लिए वी विल यूज ट्रांजैक्शन डेट।
लेकिन फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट, फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट, हमारे लिए काम का कॉलम होगा ड्यू डेट। क्योंकि मैंने आपको माल बेचा मान लो और 2 महीने का उधार दिया, माल बेचा 10 जनवरी को और 2 महीने का उधार दिया, तो ड्यू डेट आ रही है पेमेंट की 10 मार्च। अगर 10 मार्च को आप पेमेंट कर देते हैं तो कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन अगर 10 मार्च को पेमेंट नहीं आता है तो फिर इंटरेस्ट का मीटर चालू हो जाएगा। तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए काम की तारीख 10 जनवरी नहीं है, 10 मार्च है। तो हम अपनी डेट कॉलम में 2 कॉलम लगाएंगे। एक कॉलम जो हमारा हमेशा चलता है यानी ट्रांजैक्शन डेट, जिस पे एक्चुअली एंट्री रिकॉर्ड की जाती है, लेकिन इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए एक कॉलम और वो क्या है, ड्यू डेट। ठीक है सरकार। अब हमारे डेट में 2 कॉलम हो गए, ट्रांजैक्शन डेट, ड्यू डेट, फिर आया पर्टिकुलर, फिर आया अमाउंट। ये सब कुछ वैसे ही नॉर्मल जैसे भी तक चलता है। अब यहां पर 2 कॉलम और आ गए। क्या निकालना है, क्या निकालना है, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगता है सर, अमाउंट इंटू नंबर ऑफ डेज डिवाइड बाय 365 और 66 इंटू रेट। रेट क्वेश्चन में कॉमन मिलेगा। और हम कौन सी मेथड डिस्कस कर रहे हैं मालिक, टेबल मेथड या प्रोडक्ट मेथड, और यहां पर डेबिट और क्रेडिट दोनों का इंटरेस्ट रेट सेम है। ठीक है मालिक। तो हमारे लिए चाहिए क्या क्या, एक अमाउंट और एक चाहिए नंबर ऑफ डेज, कि भाई ये अमाउंट कितने दिन तक आउटस्टैंडिंग रहा। तो यहां पर एक कॉलम और जोड़ेगा अमाउंट के बाद, और वो कॉलम होगा नंबर ऑफ डेज का। सरकार ये एक डमी कॉलम है और इस कॉलम का पर्पस सिर्फ इतना है कि जो रिस्पेक्टिव अमाउंट का ट्रांजैक्शन है वो अमाउंट का ट्रांजैक्शन अपनी ड्यू डेट से कितने दिनों के बाद सेटल हो रहा है, सो दैट हम उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकें। और अब जब मैंने अमाउंट लिख लिया, अब मैंने लिख लिया नंबर ऑफ डेज, तो क्या निकलेगा सरकार, 2 चीज हो सकती हैं। या तो आप सिंपल टेबल मेथड यूज कर रहे हैं, टेबल मेथड में आप तुरंत की तुरंत इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहां पर जो कॉलम आएगा वो क्या आएगा, इंटरेस्ट। तो अमाउंट, डेज और इंटरेस्ट। अब सरकार ये जो ब्लू कलर के हाइलाइटर से कॉलम बने हैं, दे आर द डमी कॉलम, यानी मेन अकाउंट का हिस्सा नहीं है, ये सिर्फ हमारी कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए बनाए गए, इंट्रोड्यूस किए गए कॉलम है। तो नंबर ऑफ डेज, अमाउंट और उस पर निकला ब्याज। लेकिन अगर आप प्रोडक्ट मेथड फॉलो कर रहे हैं, अब सरकार प्रोडक्ट मेथड फॉलो क्यों कर रहे हैं, तो मालिक एक बात सोचो, जब भी आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, तो मालिक जब हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है अमाउंट इंटू रेट इंटू नंबर ऑफ डेज डिवाइडेड बाय 365। और सरकार अगर सभी ट्रांजैक्शन पर रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है तो ये और ये कंपोनेंट जितने ट्रांजैक्शन आपने यहां लिखे, जितने लिखे 10, 15, 20, 50 सब में कॉमन है। तो जब ये 2 कंपोनेंट सारे ट्रांजैक्शन में कॉमन है तो बार बार क्यों अप्लाई कर रहे हो। तो प्रोडक्ट मेथड क्या बोलता है कि ये कंपोनेंट कॉमन है, इनको एक साथ नेट अमाउंट पे अप्लाई करना। तो अभी आप क्या करके रख लो, सिर्फ अमाउंट और डेज, अमाउंट और डेज मल्टीप्लाई करके रख लो। तो यहां प्रोडक्ट मेथड में हम करेंगे क्या, तो अब आपका अगर प्रोडक्ट मेथड है तो आपसे क्या बोला जा रहा है, अमाउंट और डेज ये हर ट्रांजैक्शन में अलग अलग हो सकते हैं, तो इनको मल्टीप्लाई करके इनका प्रोडक्ट निकाल लो। अब इंटरेस्ट नहीं निकालेंगे बल्कि क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट निकाल लो। और फिर सारे प्रोडक्ट में से, डेबिट के में से, और फिर डेबिट के प्रोडक्ट के टोटल में से क्रेडिट के प्रोडक्ट का टोटल माइनस कर दें। तो जो नेट प्रोडक्ट आएगा उस पर एक बार, सिर्फ एक बार रेट और डिवाइड बाय 365 अप्लाई करेंगे तो भी अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट वही आएगा जो घड़ी घड़ी ब्याज कैलकुलेट करने पर आता। तो मालिक इंटरेस्ट टेबल और प्रोडक्ट मेथड में सिर्फ इतना अंतर है कि इंटरेस्ट टेबल मेथड में हर ट्रांजैक्शन के आगे का ब्याज आप तुरंत निकाल लेंगे, जबकि प्रोडक्ट मेथड में आप सिर्फ अमाउंट और डेज मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट निकाल लेंगे और नेट प्रोडक्ट का जो बैलेंस आएगा उस पर एक बार रेट और डिवाइड बाय एक बार 365 या 366 आएगा। सरकार अगर एग्जाम में आपको ये स्पेसिफाई ना किया जाए कि आपको कौन सी रेट लगाना है, तो यू शुड ऑलवेज प्रेफर टू फॉलो प्रोडक्ट मेथड, क्योंकि प्रोडक्ट मेथड में वो घड़ी घड़ी बार बार ब्याज कैलकुलेट नहीं करना पड़ता ना, एक ही बार निकलता है। जबकि इंटरेस्ट टेबल मेथड में आपको बार बार इंटरेस्ट के लिए वो रेट और 365 डिवाइड करने पड़ेंगे। ठीक है मालिक, चलिए अब और आगे डिस्कशन करते हैं। अकाउंट करेंट है, हाँ सरकार। 2 पार्टीज के बीच में बातचीत चल रही है, हाँ सरकार। वो कौन हो सकते हैं सर, एक डेटर एक क्रेडिटर, हाँ सरकार, डेटर और क्रेडिटर। तो मालिक 2 पार्टीज के बीच में ट्रांजैक्शन होंगे, एक होगा डेटर एक होगा क्रेडिटर। तो डेटर क्रेडिटर को पे करने वाला है। तो जनरली ये जो स्टेटमेंट है ये क्रेडिटर रेंडर करेगा, सबमिट करेगा अपने डेटर को और बोलेगा कि बॉस मैं आपसे इतना पैसा मांगता हूं। तो क्रेडिटर विल रेंडर
अकाउंट करेंट स्टेटमेंट टू देयर डेटर बाय विच दे मेंशन कि उन्हें कितना पैसा इंटरेस्ट के तौर पर अपने डेटर से रिकवर करना है। अच्छा, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि हमेशा रूल हो गया कि क्रेडिटर ही बनाएगा, डेटर भी बना सकता है। डेटर ये स्टेटमेंट बना के अपने क्रेडिटर को दे सकता है कि मेरे हिसाब से, मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से मुझे आपको इतना अमाउंट और इतना इंटरेस्ट और कुल इतना अमाउंट पे करना है। तो दोनों चीजें हो सकती हैं, डेटर भी बना सकता है, क्रेडिटर भी बना सकता है। बस एक बात जो सबसे ज्यादा ध्यान रखनी है, अगर मैं डेटर हूं और मैं ये खाते बना रहा हूं, तो बताओ मालिक, क्या मैं इस खाते में अपना नाम लिखूंगा? तो आंसर है सरकार, नहीं लिखूंगा। तो सरकार, अकाउंट करेंट की जब भी हम फॉर्मेटिंग की बात करेंगे तो सबसे ऊपर क्या आएगा? नाम। तो साहब नाम किसका पहले आएगा और किसका बाद में आएगा? तो बहुत सिंपल हिसाब है, जिसका खाता बन रहा है। जैसे अगर आपकी बुक में मेरा खाता बन रहा है तो आप लिखोगे अनुभव अकाउंट, स्वाभाविक है ना, आप नाम थोड़ी लिखोगे, आप मेरा नाम लिखोगे। तो हमेशा जिसके लिए खाता बन रहा है, जिसको ये खाता सबमिट करना है, उसका नाम पहले आएगा। जैसे अगर गब्बर ने ठाकुर को खाता सबमिट किया तो हेडिंग क्या बनेगी? ठाकुर इन अकाउंट करेंट विद गब्बर, ये हाथ मुझको दे दे ठाकुर, हाँ ये ब्याज मुझको दे दे ठाकुर। यस एब्सोल्युटली। तो पहले किसका नाम आएगा? जिसका खाता बन रहा है। और लॉजिकल, अगर मैं खाता बना रहा हूं तो मेरा नाम पहले नहीं आएगा, मैं सामने वाले का नाम पहले लिखूंगा। अगर आप खाता बना रहे हैं तो आप अपना नाम पहले नहीं लिखेंगे, आप मेरा नाम पहले लिखेंगे। तो पहले जिस व्यक्ति का खाता बन रहा है उसका नाम आएगा, और जो व्यक्ति बना रहा है उसका नाम बाद में आएगा। और हर बार यही फॉर्मेटिंग होगी, ध्यान रखिएगा, हर बार यही फॉर्मेटिंग होगी। और फॉर्मेटिंग क्या होगी? जिसका नाम का खाता बन रहा है उसका नाम पहले, ठीक है। जैसे प्रकाश इन अकाउंट करेंट विथ अनुभव, यानी मैं खाता बना रहा हूं तो मेरा नाम आएगा यहां। तो मालिक, अगर मैं प्रकाश का खाता बना रहा हूं तो यहां पर आएगा प्रकाश इन अकाउंट करेंट विथ मेरा नाम अनुभव फॉर द पीरियड एंड डेट। अगर जैसे मैं क्वार्टरली खाता बना रहा हूं, क्वार्टरली, तो यहाँ पे 31 मार्च, 30 जून, या अगर 6 मंथली तो फॉर 6 मंथ एंडिंग। अगर मैं एनुअली बना रहा हूं, समझ गए ना? हाँ, तो जो भी हमारा इंटरवल है खाते सबमिट करने का, सेटलमेंट करने का, तो वो हमारी पीरियड यहां पर आ जाएगी। तो मैं क्या लिखूंगा? फिर से बोल रहा हूं, प्रकाश इन अकाउंट करेंट विथ अनुभव फॉर द पीरियड एंड डेट, फॉर द क्वार्टर एंड डेट, फॉर द मंथ एंड डेट, फॉर द 6 मंथ एंड डेट ऑन सो एंड सो डेट। ये लिख दिया। अब इसके नीचे एक लाइन और लिखो, ये मेंशन करो कि भैया यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना चार्ज किया जा रहा है, यानी यहां पर आपको ये भी बताना है कि व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब अगर यहां पर जैसे मैंने लिखा 31 मार्च 20, तो हमारे खाते बेसिकली 31 मार्च 20 को सेटल हो रहे हैं। यहां तक डन? एब्सोल्युटली डन सर, परफेक्टली डन, बहुत बढ़िया। अब आगे बोलो। चलो मालिक, मैं अपनी बुक्स में प्रकाश का खाता बना रहा हूं, तो यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं? प्रकाश इन अकाउंट करेंट विथ मेरा नाम, हाई एपीजे, फॉर द ईयर एंडिंग या फॉर द पीरियड एंडिंग, फॉर द क्वार्टर एंडिंग 31 मार्च 2020। ठीक है। अब सुनना, मैंने प्रकाश को 10 जनवरी को माल बेचा, क्या एंट्री करूंगा? एंट्री सोचना पड़ेगी क्योंकि पर्सनल अकाउंट है पूरा, ये भी ध्यान रखना। अकाउंट करेंट में एंट्री का रूल पर्सनल अकाउंट का होगा, यानी यहां पर सिर्फ वही ट्रांजैक्शन आएंगे। सुनो सुनो सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है मैं क्या बोल रहा हूं। यहां पर मैं सिर्फ वही ट्रांजैक्शन लिखूंगा जो पर्सनल अकाउंट के नेचर का है। जैसे मैंने माल बेचा, मैंने माल खरीदा, मुझे पैसे मिले, मुझे बिल मिला, हाँ तो यहां पर आएगा। लेकिन मुझे एक बिल मिला, वो यहां पे आ गया, लेकिन बिल मैच्योर हो गया तो नहीं आएगा, क्योंकि उस केस में एंट्री हो रही बिल अकाउंट में और कैश अकाउंट में, पर्सनल अकाउंट में कुछ नहीं हुआ। हाँ, लेकिन अगर वही बिल डिसऑनर हो जाए तो यहां पर एंट्री होगी, क्योंकि जब बिल मिलता है तो एंट्री होती है बीआर अकाउंट डेबिट टू पार्टी। बिल मैच्योर हो गया तो एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू बीआर। लेकिन अगर वही बिल डिसऑनर हो जाए तो हम क्या करते हैं? जिस मुंह से बिल रिसीव करने की एंट्री की थी उसी मुंह से रिवर्स कर देते हैं। क्या एंट्री करी थी? बीआर टू पार्टी, अब रिवर्स करेंगे तो पार्टी तो बीआर, पार्टी तो बोल दिया मैंने ना, हाँ वो पार्टी तो यस, तो पार्टी टू बीआर, तो एंट्री यहां पर आएगी। यानी बिल ऑनर हो जाए, बिल आप एंडोर्स कर दें, बिल आप बैंक को डिस्काउंट कर दें, तो यहां पर एंट्री नहीं होगी। लेकिन अगर वही बिल डिसऑनर हो जाए तो वापस से एंट्री होगी। तो यहां पर जो मेन ट्रांजैक्शन आएंगे वो समझ लेना क्या क्या होंगे, अच्छे से दिमाग में बिठा लो। उतना ही ट्रांजैक्शन है, उसके बाद कुछ भी नहीं मिलेगा। माल बेचा, माल वापस आया, बेचा तो वापस आया, खरीदा और वापस आया, मैंने कैश दिया, मुझे कैश मिला,
मैंने कैश दिया, मुझे कैश मिला। मैंने बिल्स पेबल एक्सेप्ट करे और बाद में वो डिसऑनर हो गया, ठीक है। मुझे बिल रिसीवल मिला और बाद में वो डिसऑनर हो गया। बस कुल मिला के इतने ही ट्रांजैक्शन आएंगे। यानी मैंने 10 गिने, 11वां नहीं मिलेगा आपको, बिलीव मी, 11वां भी नहीं मिलेगा। बाकी जो भी ट्रांजैक्शन है वो सब यहां पर नहीं आएंगे, ठीक है। चलो मालिक, अब जरा मैं एग्जांपल दे रहा था। मैंने बोला कि मैंने प्रकाश को 10 जनवरी को माल बेचा। थोड़ा सा एनलार्ज कर रहा हूं। हाँ, डेबिट साइड ट्रांजैक्शन होगा। बताओ एंट्री क्या होगी? सरकार सिंपल तो है, माल बेचा, डेबिट द रिसीवर, पार्टी अकाउंट डेबिट, तो एंट्री होगी टू सेल्स अकाउंट। तारीख बोलो 10 जनवरी। अमाउंट कितने का माल बेचू प्रकाश को? सरकार कम से कम 5 लाख का माल बेचो। ठीक है, चलो 5 लाख का माल बेचते हैं, ये भी लिख दिया। अब ये तो ट्रांजैक्शन लिख दिया। अब सुनिएगा ध्यान से, मैं क्या खेल रहा हूं? इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट के लिए काम की डेट क्या है? ट्रांजैक्शन डेट और ड्यू डेट। तो आंसर है सरकार ड्यू डेट, क्योंकि ड्यू डेट तक और ट्रांजैक्शन डेट का जो बैलेंस है, जो बीच का समय है, वो तो मेरा क्रेडिट पीरियड है। और क्रेडिट पीरियड में ब्याज नहीं लगता। क्रेडिट पीरियड समाप्त हो गया और पैसा नहीं आया तो ब्याज है, ठीक है ना। तो मैंने प्रकाश को 1 महीने का उधार दिया, तो मालिक 1 महीने का उधार दिया। हाँ सरकार। तो 10 जनवरी को माल बेचा, 1 महीने का उधार दिया, तो क्या आ गया? 10 फरवरी। तो इसको मैं कहां लिखूंगा? ड्यू डेट वाले कॉलम में। तो ड्यू डेट वाला कॉलम हाजिर हो। चलिए मालिक, अब हमने ड्यू डेट वाला कॉलम भर दिया। अब इसका यूज क्या करना है वो समझो। तो पहला रूल, अकाउंट करेंट का पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन इज इंडिविजुअल, ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन इज स्पेशल। हर एक बच्चा स्पेशल है। तारे जमी पे, ऐसे यहां पे हर ट्रांजैक्शन स्पेशल है। नो ट्रांजैक्शन इज गोइंग टू बी स्क्वायर ऑफ विथ अनदर ट्रांजैक्शन। हर ट्रांजैक्शन को यूनिकली लिखा जाएगा और उसे किसी भी ट्रांजैक्शन से सेटल डाउन, स्क्वायर ऑफ नहीं किया जाएगा। यानी आपको हर ट्रांजैक्शन पे या तो प्रोडक्ट या तो इंटरेस्ट इंडिविजुअली कैलकुलेट करना है। यानी अब अगर मैंने ये ट्रांजैक्शन लिखा और इसके बदले में प्रकाश से मुझे 20 दिन बाद पैसा मिल भी गया, तो मैं वो अलग रखूंगा, पैसा आने का ट्रांजैक्शन, और ये ट्रांजैक्शन अलग रखूंगा। इन्हें आपस में नेट नहीं करूंगा। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि 10 फरवरी से जो 20 दिन होते हैं, मान लो करीबन 3 मार्च तक मेरे 5 लाख आउटस्टैंडिंग रहे और फिर प्रकाश ने 3 लाख रुपए पे कर दिए, अब 2 लाख बचे हैं। नहीं 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 नहीं, मैं ऐसा बोलूंगा कि मालिक यहां ध्यान सुनना, 10 फरवरी से 31 मार्च तक ये 5 लाख रुपए आउटस्टैंडिंग रहे और प्रकाश ने जो यहां पेमेंट करा उसको भी मैं यहां से यहां तक लेकर जाऊंगा। यानी इन दो ट्रांजैक्शन को आपस में सेटल नहीं किया जाएगा, बल्कि डेबिट के ट्रांजैक्शन को भी एक्यूमुलेट करके सेटलमेंट डेट तक लेके जाएंगे और क्रेडिट के ट्रांजैक्शन को भी एक्यूमुलेट करके सेटलमेंट डेट तक लेकर जाएंगे। आपस में स्क्वायर ऑफ नहीं करेंगे। सरकार एक ही मेथड है जहां पर ये स्क्वायर ऑफ किया जाएगा और वो है बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट मेथड, क्योंकि वहां पर हमको हर ट्रांजैक्शन के बाद डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस आइडेंटिफाई करना होता है, क्योंकि डेबिट बैलेंस पर ब्याज का रेट अलग होता है और क्रेडिट बैलेंस पर ब्याज का रेट अलग होता है, तो वहां पे करना है। लेकिन पहली मेथड टेबल मेथड और दूसरी मेथड प्रोडक्ट मेथड में कोई स्क्वायर ऑफ नहीं होगा। बहुत पका दिया ना, लेकिन अब आप ध्यान रख लेना बस, तब तो मतलब निकला मेरे पकाने का, नहीं तो मैंने आपको पका भी दिया और आप कुछ कर भी नहीं पाए, है ना। तो हर ट्रांजैक्शन यूनिक है, आपस में इसका कोई स्क्वायर ऑफ नहीं होगा। चलो अब कैलकुलेशन कैसे होगी? तो मैंने यहां पे लिखा 10 फरवरी इज द ड्यू डेट और ये ट्रांजैक्शन सेटल कब हो रहा है? सरकार 31 मार्च को। तो अब हम निकालते हैं नंबर ऑफ डेज। बहुत 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 ध्यान से नंबर ऑफ डेज खेलना है, जैसे आपने एवरेज ड्यू डेट पे खेला, बिल्कुल उतने ही शातिरपने से, उतने ही ध्यान से आपको यहां पर भी नंबर ऑफ डेज खेलना है, क्योंकि यहां पर भी दुर्घटना घटी, नुक्ति पुड़ी बटी। ध्यान रखना है ना, 5 के बदले में पूरे 5 या 5 के बदले में 1 या 2, अब मर्जी आपकी, सर है आपका। हाँ जी, तो मालिक यहां पे देखो 10 ऑफ फरवरी कितने की? बोलो फरवरी कितने की? सरकार बहुत ध्यान से, 2020 है, लीप ईयर है, और लीप ईयर है तो फरवरी 29 की है। ध्यान रखिएगा, अगर लीप ईयर है तो ईयर इक्वल्स टू 366 डेज एंड फरवरी इक्वल्स टू 29, और अगर अदर देन लीप ईयर है तो ईयर इक्वल्स टू 365 डेज और फरवरी इक्वल्स टू 28। मालिक अगर 2021 है तो क्या होगा? सोचो 2021 है तो क्या होगा? सरकार 2021 शुरू हुआ है 1 अप्रैल 20 को,
और समाप्त होगा 31 मार्च 21 को। तो जो 21 में मार्च आएगी, तो अब जो मार्च 31 2021 है, उससे पहले जो फरवरी गुजरा है वो 2021 की है, और 2021 लीप ईयर नहीं है। हाँ, लेकिन अगर यही 19-20 होता तो 19-20 के बीच में जो फरवरी गुजरी वो 29 की है, और अगर वो 29 की है तो फिर ईयर इक्वल टू 366 डेज होगा। तो ये भी ध्यान रखना, 19-20, 20-21, 20-21 बोल रहे हैं, लेकिन 20 में जो फरवरी आ रही है वो तो पहले निकल चुकी है। हमारे इस 20-21 में जो फरवरी आएगी वो 21 की आएगी। सिमिलरली 19-20 में जो फरवरी आएगी वो 20 की आएगी। चलो मालिक, अब बताओ जरा जोड़े, फरवरी 29 की, हम कहाँ खड़े हैं? ड्यू डेट 10 फरवरी पर। अच्छा, अगर ड्यू डेट पर पैसा आ जाए तो ब्याज लगेगा क्या? नहीं, तो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन हमेशा अगले दिन से स्टार्ट होगी। तो 11 से 29 फरवरी यानी 29 - 10, तो फरवरी के हो गए साहब 19 डेज और मार्च के हो गए 31 डेज। तो इस ट्रांजैक्शन पर, तो अब इस ट्रांजैक्शन पर 5 लाख रुपए पर 50 दिन का ब्याज कैलकुलेट किया जाएगा। अब मैंने उस समय बोला था कि प्रकाश ने 3 मार्च को कैश पे कर दिया। चलो लिखते हैं, एंट्री क्या होगी? कितनी सिंपल एंट्री है, गांधी जी आ रहे हैं, डेबिट। देने वाला कौन? सर भगवान, अभी तो लेकिन प्रकाश है। तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू प्रकाश अकाउंट क्रेडिट। तो प्रकाश अकाउंट के क्रेडिट में क्या जाएगा? बाय कैश। तो मालिक मैंने एंट्री लिख दी, बाय कैश, कितने? 3 लाख रुपए। अब बेसिकली देखा जाए तो हिसाब किताब ये बन रहा है कि मुझे 10 फरवरी को 5 लाख रुपए मिलने थे, उसमें से 3 लाख रुपए भाई ने मुझको 3 मार्च को दे दिए, तब बचे 2 लाख, और ये 2 लाख रुपए मेरे कब सेटल होंगे? 31 मार्च को। तो टेक्निकली कैसे करना चाहिए था कि 5 लाख पर 10 फरवरी से 3 मार्च तक का ब्याज, और फिर 3 मार्च से 31 मार्च तक का ब्याज, बचे हुए 2 लाख के बैलेंस पर। लेकिन अकाउंट करंट बोलता है मालिक अगर यही करना होता तो फिर अकाउंट करंट फॉलो क्यों कर रहे हो? यही करना है तो अकाउंट करंट फॉलो मत करो, फिर तो बैठे हो कैलकुलेटर लेके मुनीन जी बन जाओ और कर लो। हम स्मार्ट काम सिखा रहे हैं, तुम जबरदस्ती मेहनत करना चाह रहे हो। अलग अलग रखेंगे ट्रांजैक्शन, यानी इसको पूरा अलग और इसको पूरा अलग, इसका ब्याज अलग और इसका ब्याज अलग। और बिलीव मी, जब अंत में आपका नेट इंटरेस्ट निकल के आएगा तो ये ठीक उतना ही होगा जो भी अपन ने कैलकुलेट किया कि 5 लाख पर 10 फरवरी से 3 मार्च और 2 लाख पर 3 मार्च से 31 मार्च, एग्जैक्टली उतना ही ब्याज आएगा, एक पैसे का अंतर नहीं आएगा। तो अब 3 मार्च से 31 मार्च का गैप निकालो, तो सरकार ये होता है 28 डेज। अब आप क्या करोगे? आप सिमिलरली यहां का ब्याज अलग निकाल लो, यहां का ब्याज अलग निकाल लो। अब आपने डेबिट का ब्याज निकाला, क्रेडिट का ब्याज निकाला। डेबिट मतलब होता है पर्सनल अकाउंट में रिसीवेबल, तो उसका इंटरेस्ट भी रिसीवेबल, यानी डेबिट का ये जो ब्याज निकल के आया या प्रोडक्ट निकल कर आया वो रिसीवेबल था। तो क्रेडिट का मतलब क्या होता है मालिक? अपोजिट, पेबल। तो पेबल का ब्याज भी पेबल। तो अब आप डेबिट का यानी रिसीवेबल इंटरेस्ट और क्रेडिट का यानी पेबल इंटरेस्ट निकाल लो, और फिर जोड़ो टोटल डेबिट का ब्याज, टोटल क्रेडिट का ब्याज। अगर डेबिट का ब्याज ज्यादा है और क्रेडिट का ब्याज कम है तो आप क्या बोलोगे कि सर देयर इज ए सरप्लस ऑफ डेबिट इंटरेस्ट ओवर क्रेडिट इंटरेस्ट, यानी जो रिसीवेबल ब्याज है वो 1 लाख है और जो पेबल ब्याज है वो 60,000 है। तो मतलब मुझे नेट 40,000 का ब्याज मिलना चाहिए, 40,000 का ब्याज मिलना चाहिए। तो फिर हम यहां पर क्या करेंगे? मान लो कि डेबिट का ब्याज आया है 10,000 और क्रेडिट का ब्याज आया है 3,000। ये सेम नहीं है, मतलब गलत है, अभी बस आप समझ लो। तो सरप्लस कहां पे आ रहा है? सर सरप्लस बैलेंसिंग फिगर यहां पे आएगा, क्योंकि डेबिट में तो ऑलरेडी 10 लिखे हैं और क्रेडिट में सिर्फ 3 है। तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो कहां पर आएगा? क्रेडिट में। लेकिन आप इसको बोलोगे क्या? इसको बोलते हैं डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस का मतलब क्या हुआ कि सरप्लस ऑफ डेबिट ओवर क्रेडिट, और क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या हुआ? सरप्लस ऑफ क्रेडिट ओवर डेबिट, और ये दिखेगा कहां? डेबिट में। तो अब यहां पर मैंने लिख दिए 7,000। क्या बोलूंगा इसको? मैं इसको बोलूंगा सरप्लस, क्या बोलूंगा मैं? सरप्लस ऑफ डेबिट इंटरेस्ट ओवर क्रेडिट इंटरेस्ट। अभी समझा चुका हूं, डेबिट का ब्याज रिसीवेबल है, क्रेडिट का पेबल है। तो अगर रिसीवेबल का ब्याज ज्यादा, पेबल का ब्याज कम, तो नेट ब्याज मुझे रिसीव होगा। अब एक बात और बताओ मालिक, फिर से आ जाओ इधर। ये जो डिटेल अभी मैंने लिखी वो कहां लिखी? सरकार वो लिखी आपने इंटरेस्ट या प्रोडक्ट कॉलम में, और इंटरेस्ट और प्रोडक्ट कॉलम क्या था? इट वाज द डमी कॉलम जस्ट टू सिंप्लीफाई द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन हो गई, यानी दिस इज नॉट एन एंट्री, ये एंट्री नहीं है, ये सिर्फ कैलकुलेशन है और उस कैलकुलेशन की इंफॉर्मेशन है। तो आप डेट कॉलम में, अमाउंट कॉलम में
और नंबर ऑफ डेज कॉलम में कुछ भी नहीं लिखेंगे और इवन टू और बाय भी नहीं लिखेंगे, सिर्फ इंफॉर्मेशन देंगे कि डेबिट का सरप्लस क्रेडिट पर इतना ज्यादा है। तो इससे मुझे पता पड़ गया कि मुझे 7,000 का ब्याज मिलेगा। कैलकुलेशन हो गई। अब कैलकुलेशन जैसे ही हो गई, अब जैसे ही आपकी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन हो गई, अब आप नंबर ऑफ डेज, ड्यू डेट और इंटरेस्ट या प्रोडक्ट कॉलम को भूल जाएंगे, एकदम सेल्फिश हो जाएंगे। जैसे ब्याज निकल गया ऐसे देख रहे हैं, ओए तू कौन, हट मैं तुझे नहीं जानता, ऐसे बोलना है। जैसे ही आपने इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कर लिया, क्योंकि जो पर्पस इन कॉलम्स को बनाने का था वो पूरा हो चुका है, तो हम जैसे ही ये इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे उसके बाद फिर इन कॉलम्स में पलट कर कभी नहीं आएंगे। अब हमने इंटरेस्ट निकाल लिया। अब ये इंटरेस्ट अगर डेबिट का ज़्यादा है और क्रेडिट का कम है तो मतलब मुझे ब्याज मिलेगा, और ब्याज मिलेगा तो मेरी एंट्री होगी। तो अगर डेबिट का ब्याज क्रेडिट के ब्याज से ज़्यादा है तो ब्याज मुझे मिलेगा, मेरी इनकम है, और इनकम है तो एंट्री होगी। इंटरेस्ट खाता क्रेडिट, पार्टी खाता डेबिट, पार्टी तो बनती है, यस। तो फिर मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, ये एंट्री होने जा रही है, यस। नाउ वी आर पासिंग द एंट्री टू इंटरेस्ट अकाउंट। और कहां पर आएगा, अमाउंट कॉलम में। कितना आया सर, सरप्लस आया है 7,000, डेबिट का 10 है, क्रेडिट का 3 है, तो नेट 7,000। तो बेटा दिस इज द प्रोसेस हाउ वी प्रिपेयर अकाउंट करेंट स्टेटमेंट। अब मैं एक आध क्वेश्चन पहले बेसिक, एकदम बेसिक आपकी प्रैक्टिस के लिए, मेरे सेटिस्फेक्शन के लिए करवा रहा हूं। मुझे पता है आपको आता है, लेकिन फिर भी मेरे सेटिस्फेक्शन के लिए एक क्वेश्चन तो मैं करवाऊंगा, और फिर उसके बाद हम आ जाएंगे पूरे टेक्निकल एस्पेक्ट पर। जो बारीकियां हैं इस चैप्टर की, जहां पर आपसे सबसे ज़्यादा गलतियां होती हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। और फिर उसको ध्यान में रखते हुए जो एग्जाम में आज तक इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए हैं हम उनको करेंगे।